नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हम तकरीबन हर रोज़ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। आज भी वो हमारे साथ हैं और हम उनसे देश की राजनीति में घट रहे घटनाक्रम पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि वे हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियाँ दें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। पिछले कार्यक्रम में भी हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के बारे में बातचीत की थी। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं, घटक दल हैं, वो एक तरीके से भ्रम का शिकार हैं। एक कदम कांग्रेस की तरफ जाता है, दूसरा कदम क्षेत्रीय दल जो है वो अपने अस्तित्व को सँभालने में लग जाते हैं। तो आज आदित्य ठाकरे शायद कल दिल्ली आए थे, उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की, फिर वो अरविंद केजरीवाल से मिले और उन्होंने ये कहा कि हमें मिल-जुल कर आगे बढ़ना चाहिए। यही बात उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं, दूसरे तरीके से कटाक्ष करते हुए। अगर हम इंडिया गठबंधन की जो भ्रम की स्थिति है हुँ। उसे समझना चाहें तो उससे कैसे समझ सकते हैं? उससे निकलने का कोई रास्ता है क्या विपक्ष के पास? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ नई परख के मंच पर और मेरे ख़्याल से मैंने काफ़ी ठीक-ठाक तरीके से, ठोस रूप से अपनी बात रखी थी कि इंडिया गठबंधन उतना ही बड़ा, उतना ही महत्वपूर्ण हो पाएगा, उतना ही ठोस हो पाएगा, उतना ही सुगठित हो पाएगा, उतना ही उसकी दिशा ठीक होगी जितना कांग्रेस चाहेगी। जब तक कांग्रेस ये नहीं तय करती कि इंडिया गठबंधन एक बाकायदा एक अ, गठजोड़ का रूप ले, एक औपचारिक रूप में उसका गठजोड़ सामने आए, उसका एक संगठन हो, उसका एक समन्वय समिति हो उसकी, उसका एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो, अ, उसका एक संयोजक हो। जब तक कांग्रेस ये नहीं चाहेगी, तब तक ये सब नहीं हो पाएगा। केवल क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा इच्छाएं व्यक्त करने या आपस में मिलने से ये नहीं होने वाला है। इंडिया गठबंधन बना ही तब था जबकि कांग्रेस ने उसको बनाना चाहा था। आपको याद होगा कांग्रेस उसको बनाना चाहती थी। कांग्रेस ने इसके लिए नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार ने अपना इस्तेमाल होने दिया क्योंकि नीतीश कुमार भी इसमें से राष्ट्रीय स्तर पे अपने लिए कोई राजनीति निकालना चाहते थे। उस वक्त नीतीश कुमार को लग रहा था कि वो महागठबंधन में है और उन्होंने एक तरह से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब तेजस्वी यादव अगर उनकी जगह ले लेते किसी मतलब तत्कालीन भविष्य में किसी भी समय, तो उनको तो और राजनीति करने के लिए उसका कोई विकल्प चाहिए था। उसके लिए अपने लिए वो राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए स्पेस चाहते थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस की तरफ से जो शह मिल रही थी उनको, उस शह को उन्होंने मान लिया। और मुझे लगता है कि उस वक़्त नीतीश कुमार की जो गतिविधियाँ थी, उसमें सोनिया गांधी की सहमति भी थी और खड़गे की भी सहमति थी और राहुल गांधी की भी सहमति थी। तो नीतीश कुमार सारे देश में घूम-घूम के उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए ज़मीन तैयार की। दरअसल अघोषित रूप से कांग्रेस वो ज़मीन बनवा रही थी, तैयार करवा रही थी। नीतीश कुमार उनको ज़मीन को तैयार करने वाले थे। जिस दिन कांग्रेस ने इस पूरी कोशिश से अपना हाथ खींच लिया, वहीं पर इंडिया गठबंधन का विकास रुक गया, आज तक वहीं रुका हुआ है। ये तब तक दोबारा इसको कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा, तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, जब तक कांग्रेस न चाहे। कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही है, ये एक सवाल है, इस पे हमें सोचना चाहिए। कांग्रेस ने पहले हाथ क्यों खींचा, ये एक सवाल है, इस पे हमें सोचना चाहिए। उसकी क्या वजह है? क्या कांग्रेस को इंडिया गठबंधन बनने से नुकसान होगा? मतलब चक्कर क्या है? मुझे लगता है कांग्रेस को ये लगता है कि अगर बाकायदा इंडिया गठबंधन बन गया, तो वो राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप तो बिल्कुल कांग्रेस हस्तक्षेप करने की क्षमता तो कांग्रेस के हाथ से छिन जाएगी। क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो मजबूत और बहुत शक्तिशाली हैं अपने-अपने इलाके में, वो तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बहाने से घुसने नहीं देंगी बिल्कुल अपने यहाँ। तो कांग्रेस इस मामले को लेके एक तरह की दुविधा की शिकार है। वो गैर भाजपा राष्ट्रीय एकता चाहती भी है, लेकिन जब गैर भाजपा राष्ट्रीय एकता बनने लगती है तो उसको लगता है कि इसके फलितार्थ उसके लिए दूरगामी दृष्टि से या अल्पकालीन दृष्टि से बहुत लाभप्रद नहीं होने वाले हैं। अगर लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे खड़ा हो, तब फिर कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। तब कांग्रेस इंडिया गठबंधन के ख्याल को एक बढ़ावा देगी, उसकी हवा बांधेगी कांग्रेस। या लोकसभा के अंदर अगर समन्वय का काम हो गैर भाजपा शक्तियों का, तो उसमें भी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का नाम इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी खुद भी नाम लेते हैं उसका।
तो सब कुछ कांग्रेस की नीयत पर निर्भर करता है। उद्धव ठाकरे के कहने से, आदित्य ठाकरे के कहने से, अरविंद केजरीवाल के कहने से, या अखिलेश के कहने से, या ममता बनर्जी के कहने से कुछ होने वाला है नहीं। ये लोग कहते रहेंगे और वो बात हवा में गायब होती रहेगी। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी कुछ हद तक क्षेत्रीय दलों पर भी है? जैसे ममता बनर्जी पहले से घोषित कर देती हैं कि हम पश्चिम बंगाल में कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, कांग्रेस को कोई स्पेस नहीं देने वाले हैं। तो फिर कांग्रेस के पास तो विकल्प यही बचता है कि वो चुनाव लड़े वहां देखिए पर। कांग्रेस, मैं समझ गया आपकी बात। कांग्रेस जो है वो, क्या कांग्रेस, ममता बनर्जी, अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए ममता बनर्जी का कांग्रेस से समझौता हो गया, टीएमसी का है, कोई सीटों का तालमेल हो गया दोनों के बीच में, तो क्या वो किस आधार पर होगा? ममता बनर्जी को यकीन होना चाहिए कि कांग्रेस से गठजोड़ करने पे हमें इतने वोटों का फायदा होगा। कांग्रेस क्या वैल्यू एडिशन करेगी ममता बनर्जी की राजनीति में? भाई ममता बनर्जी प्रधान शक्ति हैं, सबसे बड़ी ताकत है, कोई मुकाबला ही नहीं है कांग्रेस का या सीपीएम का उनसे, मतलब कोई ताकत में। सब लोग जानते हैं इस बात को, कांग्रेस भी जानती है, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस से समझौता करने से ममता बनर्जी को लाभ क्या होने वाला है? अगर सिर्फ कांग्रेस को ही लाभ होने वाला है तो ममता बनर्जी क्यों समझौता करेंगी? उत्तर प्रदेश में इसलिए समझौता हो जाता है उनका अखिलेश यादव से, क्योंकि वहां पे अखिलेश यादव को लगता है कि कांग्रेस से समझौता करने में उनका कुछ लाभ हो सकता है। उनको कुछ दलित वोट मिल सकते हैं, मुसलमान वोटों का कंसोलिडेशन हो सकता, मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, मतलब वो बिखरेंगे नहीं मुसलमान वोट, ये उनको दिखाई पड़ता है। कुछ कुछ तेजस्वी यादव को भी लगता है कि कांग्रेस समझौता होने पर बिहार में उनको कुछ लाभ होगा उनको, इसलिए कांग्रेस से उनको समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो मानना यह है कि जिस क्षण अखिलेश को यह एहसास होगा कांग्रेस समझौता करने से कोई लाभ नहीं होगा, वो कांग्रेस से एक सीट नहीं देंगे। कांग्रेस तेजस्वी यादव दूध में मक्खी की तरह कांग्रेस को निकाल के फेंक देंगे। राजनीति में गठजोड़ जरूरत के मुताबिक बनते हैं और जरूरत फौरी होती है। जरूरत 4 साल बाद जो लोकसभा चुनाव होगा उसकी प्रत्याशा में नहीं गठजोड़ बनेगा। अभी जरूरत तुरंत होती है। इन सब क्षेत्रीय नेताओं को लगना चाहिए कि भाई कांग्रेस के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, कांग्रेस हमारे गठजोड़ में आएगी तो हमें ये फायदा होगा, कुछ ना सही नैरेटिव बनाने का फायदा होगा, कुछ तो होगा, होना चाहिए फायदा। वो फायदा उत्तर प्रदेश में दिखता है, वो फायदा बिहार में दिखता है, वो फायदा महाराष्ट्र में दिखता है, लेकिन वो फायदा बंगाल में नहीं दिखता। असली बात यह है, अगर हम लोग वास्तव में राजनीति की समीक्षा करना चाहते हैं तो हमें राजनीति की शर्तों पर उसकी समीक्षा करनी होगी ना। लालू प्रसाद यादव ने यह बयान दिया कि वे भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोक देंगे। भारतीय जनता पार्टी की दाल यहाँ नहीं गलेगी, ऐसा ही कुछ उन्होंने बयान दिया। इसका उनके बयान का लब्बो-लुआब यही है। क्या एक विपक्षी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश है, या आज के दिन में आप इसकी कोई संभावना देखते हैं कि बिहार में? देखिए ये वक्तव्य तो उन्होंने 10 हजारवीं बार दिया होगा जब से उन्होंने अडवाणी की रथ यात्रा रोकी है, तब से वो ये बयान देते ही रहते हैं बीच बीच में। अच्छा, और ये भी एक हकीकत है कि बिहार की सबसे बड़ी गैर भाजपा राजनीतिक ताकत होने के नाते वो ही भाजपा को रोक भी सकते हैं। लेकिन वहां क्या है बिहार में, जब वो कहते हैं हम भाजपा को रोकेंगे, तो दरअसल उसको हमें इस तरह पढ़ना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि हम एनडीए को रोकेंगे। अकेली भाजपा को रोकना तो उनके लिए बहुत आसान है। भाई अकेली भाजपा में और अकेले उसमें मुकाबला हो जाए तो लालू यादव जीत ही जाएंगे। सवाल यह है कि भाजपा उनसे अकेले नहीं लड़ रही है। भाजपा तो जीतन राम मांझी के साथ लड़ रही है, भाजपा चिराग पासवान के साथ लड़ रही है, भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के साथ लड़ रही है, भाजपा नीतीश कुमार के साथ लड़ रही है। भाजपा के साथ तो ये लोग हैं सब, और ये सारे के सारे लोग बिहारी मतदाता मंडल के जो विभिन्न बड़े बड़े हिस्से हैं, बड़े छोटे हिस्से हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं ये लोग। सबके पास वोटों का कुछ ना कुछ परसेंटेज है। नीतीश कुमार के पास 16% वोट है, और ये वोट तब भी था जब चिराग पासवान ने उनको बहुत सारा नुकसान कर दिया था उनका, तब भी 16% उन्हें वोट मिला था। 16% वोट कम होता है क्या? जहां गठजोड़ों की टक्कर हो रही है वह 16% वोट कम होता है क्या? तो जीतन राम मांझी के पास भी कुछ वोट है, कुशवाहा के पास भी कुछ वोट है, पासवान के पास अच्छा खासा वोट है, चिराग पासवान के पास। तो वो तो
इस तरह के तमाम वोटों को मिलकर एनडीए ने एक बड़ा वोट बना लिया है। अब लालू यादव को ये बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, साबित करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए कि उनके पास, एनडीए के पास जो तरह तरह के वोटों को मिलकर एक बड़ा वोट बना है, ऐसा बड़ा वोट उनके पास भी है। वो कर सकते हैं। उनके पास साथ कांग्रेस है, उनके साथ सीपीआई-एमएल है, उनके साथ और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके साथ वो है वो सहनी साहब जो हैं, क्या नाम उनका, मैं भूल रहा मुकेश हूँ। सहनी। हाँ, उनके साथ मुकेश सहनी हैं। अब रहेंगे कि रहेंगे पता नहीं, लोकसभा चुनाव में तो थे उनके साथ में। तो उनके साथ भी कई तरह के लोग हैं। उनके साथ मुसलमानों के वोट हैं, उनके साथ यादवों के वोट हैं। और भविष्य में रामविलास पासवान के छोटे भाई भी आ सकते हैं। हाँ, पशुपत पारस भी उनके साथ आ सकते हैं। तो उनको उनको अपना जमावड़ा तैयार करना चाहिए। जब हमें दिखाई देगा कि भाई उनका जमावड़ा जो है वो एनडीए के जमावड़े से ज्यादा बड़ा है, तो हम कहेंगे कि भाई ये जीतने की स्थिति में है। दावा करने के लिए तो एक क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, एक बयान ही देना पड़ता है। ऐसा दावा तो लालू यादव 10,000 बार कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी में ही यह क्षमता है कि वो नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं, उन्हें अपने पार्टी के संगठन को और ज्यादा मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इस बयान को हम कैसे पढ़े? क्या वो जन स्वराज पार्टी जो बनाए थे उसकी हकीकत उन्हें पता चल गई, या फिर एक विश्लेषक के रूप में उनकी बातों को देखें? भाई उन्होंने जो बात कही इससे कौन इनकार कर सकता है? और ना इसको इनकार करने के लिए आपको प्रशांत किशोर होने की जरूरत नहीं है। इस बात को कहने के लिए आपको प्रशांत किशोर की जो शख्सियत है, जो हैसियत है, उनकी बड़ी हैसियत है, वो होने की जरूरत नहीं है आपको। सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ही नरेंद्र मोदी को हरा सकती है। कब हराएगी, कैसे हराएगी, वो एक अलग मुद्दा है। भाई केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो कि किसी लोकसभा चुनाव में 150 के पार जा सकती है। बाकी तो किसी में कोई दम है, किसी के पास कुछ, बाकी लोग तो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र की सीमाओं के कारण, उनकी सीमाएं उनकी स्पष्ट हैं। वो इतने उम्मीदवार ही नहीं लड़ाते हैं कि वो उसके पार जा सकें, कि लड़ा ही नहीं सकते हैं इतने उम्मीदवार वो। भाई उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में है, उसके बाद बंगाल में है। तो वो कांग्रेस ही है जो 10-11 प्रांतों में उसके पास शक्ति है, वो इतने उम्मीदवार खड़ी कर सकती है। इस बार उसकी सीटें दूनी हो गई, 99, या शायद एक बाद में एक और सांसद उन्हें मिल गया था। 100 सीटें, 100 सांसद हैं कांग्रेस के पास इस वक्त। तो इस पार्टी के पास 100 सांसद हैं, और जो पार्टी 300, 350, 400 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाती है, लड़ा सकती है, तो वही पार्टी तो 150 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। अगर कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी तो भाजपा अपने आप ही अल्पमत में आ जाएगी। आप सोचिए, अभी 240 सीटें हैं भाजपा की। अगर कांग्रेस 50-60 सीटें और जीत लेती है तो कहां से आएंगी सीटें? वो सीटें तो भाजपा, ज्यादा सीटें भाजपा के खाते से आएंगी। तो भाजपा की सीटें तो 200 से नीचे चली आएंगी, फिर कैसे सरकार बनाएगी? और कुछ लोग ये कहते भी हैं कि 2024 में अगर मध्य प्रदेश में कुछ सीटें मिल जाती कांग्रेस को, तो शायद नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री बनना मुश्किल होता दोबारा। अब ये तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, मैंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, और हम आगे भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव हारते हारते बची है। और उस वक्त ऐसी एक स्थिति थी कि अगर एक छोटा सा झटका और लग जाता तो भाजपा वास्तव में इतने अल्पमत में आ जाती कि वो सरकार नहीं बना पाती। लेकिन भाजपा किसी वजह से बच गई। वो वजह क्या थी, वो बहुत स्पष्ट नहीं है। उस वजह का पता लगाना जरूरी है कि वो कैसे बच गई। वो प्रबंधन कैसे क्या हुआ कि भाजपा पूरी तरह चुनाव नहीं हार पाई। भाजपा ने 30-40% चुनाव हारा, बाकी 60-65% गुंजाइश बची रही उसको दोबारा सत्ता में आने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी चोट लगी थी उस वक्त। महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से शरद पवार अलग-अलग संकेत अलग-अलग समय पर देते रहते हैं। एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने मंच साझा किया तो शिवसेना यूबीटी को काफी इससे बुरा लगा। शरद पवार क्या पाला बदलने की तैयारी कर चुके हैं? देखिए, आप सोचिए जरा इस बात को। एकनाथ शिंदे ने, मान ली, आप कल्पना कीजिए, एकनाथ शिंदे ने शरद पवार को फोन किया कि भाई मेरा सम्मान होना है, मैं चाहता हूं मैं आपके हाथ से सम्मानित हूं, आप
महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे वरिष्ठ राजनेता हैं। अच्छा, तो अब इस पे दो ही प्रतिक्रियाएं हो सकती थी शरद पवार की तरफ से। एक तो वो कहते हैं कि हम नहीं आएंगे भाई आपके पास, आप तो हमारे विरोधी हैं। दूसरा ये है कि हम आएंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब जरा सोच के देखिए आप कि कौन सी बात ज्यादा सही होती। मतलब ना हमारा महाराष्ट्र की राजनीति से कोई ताल्लुक है, ना आपका ताल्लुक है, ना एनसीपी से ताल्लुक है, ना एकनाथ शिंदे की। हम दोनों अगर सोचें बैठ के भाई कि शरद पवार होते तो हम क्या करते। अपने घटकों से बात एकनाथ करके शिंदे ज्यादा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस वक्त वो उप मुख्यमंत्री हैं, और वो फडणवीस को महायुति की राजनीति में लगातार चुनौती देते रहते हैं। वो फडणवीस को हमेशा अस्थिर करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनका निमंत्रण स्वीकार करना उचित था कि अस्वीकार करना उचित था? क्या ये बात उद्धव ठाकरे की शिवसेना को समझ में नहीं आ रही है? मेरा तो मानना यह है कि शरद पवार का वहां जाना ही उचित था। वहां जाने से इनकार कर देना उचित नहीं होता। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया कुछ दिन पहले, वहां पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो वहां की घटनाक्रम को हम कैसे देखें? क्या हमें माने कि सरकार अपनी गलतियां सुधार रही है और उसको करने में उसने काफी देर कर दी, या कुछ और तरीके से इसे देखा सकता है? देखिए, मणिपुर की जो स्थिति है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी गलती नहीं मानती है। कि हम लोग कहते हैं कि उसकी गलती है, भाजपा इसको गलती नहीं मानती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसको गलती नहीं मानता है। भाजपा और हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाले लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने के आयोजन में लगे हुए हैं, उन लोगों का मानना यह है कि कांग्रेस ने उत्तर पूर्व में जिस तरह की नीति अपनाई, उससे वहां के अल्पसंख्यक गैर हिंदू राजनीतिक ताकतों को काफी बल मिला और उनका दिमाग खराब हो गया। उनका दिमाग दुरुस्त करना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ मिसाल बनानी चाहिए कहीं। उसके लिए उन्होंने मणिपुर को मिसाल बनाने की ठानी कि जो कुकी, जो ज्यादातर ईसाई हैं, इनको ठोक पीट के दुरुस्त कर दिया जाए, इनकी बात, इसको एक नमूना बना दिया जाए, एक सबक बना दिया जाए, ताकि सब लोग देखें वहां पर कि ये अगर अगर कोई गैर हिंदू समुदाय इस तरह की हरकत करेंगे तो हम उन्हें दुरुस्त कर देंगे, हम पूरे के पूरे हिंदू समुदाय का मिलिटराइजेशन कर देंगे। जो मैतेई समुदाय था उसका पूरी तरह फौजीकरण कर दिया एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में। अगर एन बीरेन सिंह का वो वीडियो लीक नहीं होता जिसमें उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है और जहां वो मान रहे हैं कि वो ही हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और स्वीकृति दे रहे हैं हिंसा को, तो उनको नहीं हटाया जाता अभी भी। तो भाजपा मानती ही नहीं है कि उससे गलती हुई। हम लोग इस तरह पूरे बात को पेश करते हैं, भाजपा तो मानती नहीं है कि इससे गलती हुई। भाजपा तो कहती है कि बिल्कुल ठीक हो रहा है मणिपुर में। भाजपा अंदर खाने मानती है कि मणिपुर में बिल्कुल ठीक हो रहा है, कुछ अप्रिय घटनाएं वगैरह हो गई हैं, वो ठीक कर लिया जाएगा। वहां तो हिंदू राष्ट्र अपना दबदबा पेश कर रहा है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली के संदर्भ में चुनाव नतीजे आए तकरीबन 5-6 दिन हो चुके हैं और अभी तक इस आधार पर मुख्यमंत्री घोषणा नहीं हुई कि प्रधानमंत्री बाहर गए हैं, आएंगे तो घोषणा होगी। कैसे संवैधानिक रूप से सही माना जाए, मर्यादा के अनुरूप माना जाए, या फिर मनमानापन चल रहा है, ये भी कह सकते हैं? नहीं नहीं, बहुत बहुत कई कई दिन बाद बहुत सी जगहों पे मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। और उसको जैसे ही चुनाव नतीजा आया तो उसी वक्त उन लोगों भाजपा की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री जब आ जाएंगे तब बनाया जाएगा। और थोड़ा जटिलता भी है भाजपा के सामने। देखिए, पूरे दिल्ली में 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं केवल। विधानसभा की संख्या है 70, तो उसमें 6 से ज्यादा बन नहीं सकते। एक मुख्यमंत्री, 6 मंत्री, बाकी उपमंत्री, राज्य मंत्री भी नहीं बना सकते आप। एक मुख्य सचेतक, एक विधानसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, तो कुल मिला के 13 लोगों का चयन उन्हें करना है। और चूंकि भाजपा बहुत लंबे अरसे से, लगभग 3 दशक से सत्ता से बाहर है, तो वहां पे सत्तार्थियों की संख्या बहुत लंबी है, सत्तार्थियों की कतार बहुत लंबी है। तो अब उनको देखना यह है कि भाई किसको प्रमुखता दें, किसको ना दें, बहुत नाजुक मसला है। दूसरे उन्हें यह भी देखना है कि आम आदमी पार्टी से उन्होंने सत्ता छीन तो ली, लेकिन उसकी कीमत क्या है।
देखिए, दिल्ली में भाजपा की विफलता बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी भाजपा। ये कांटों का ताज है, वास्तव में कांटों का ताज है। अरविंद केजरीवाल के लिए इतना कांटों का ताज नहीं था ये। इनके लिए बहुत बड़ा कांटों का ताज है। इनको यमुना साफ करनी है, इनको दिल्ली की आबो हवा दुरुस्त करनी है, इनको कूड़े के पहाड़ हटाने हैं, इनको वो तमाम सारी सब्सिडियां जो अरविंद केजरीवाल देते थे उनको जारी रखना है। इनको अभी फरवरी के महीने में ही 2500 रुपए महिलाओं के खाते में भेजना शुरू कर देना है। आप क्या बात कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है इनके लिए दिल्ली की सरकार चलाना। जो मुख्यमंत्री होगा उसके लिए बहुत परेशानी होगी उसको। और दिल्ली में अगर कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ रही तो केवल अमित शाह पे आरोप नहीं लगाएगा, दिल्ली सरकार भी उस आरोप में आएगी। वो तो सब एक ही है। अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वही है, केंद्रीय गृह मंत्री भी वही है, दिल्ली की पुलिस भी वही है, दिल्ली की सरकार भी वही है, सब कुछ एक है। अब ये बच ही नहीं सकते कुछ भी। बस ज्यादा ये शुरू में इस तरह के तर्क लगातार दिए जाएंगे कि भाई आम आदमी पार्टी ने सब गड़बड़ कर रखी, इसको ठीक करने में देर लगेगी। लेकिन उस तर्क की भी एक सीमा है। 6 महीने बाद ये तर्क देना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये भाजपा वास्तव में एक, जैसे कहते नहीं है कि तनी हुई रस्सी पर चल रही है, चलेगी लगातार, उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। और अभी ये कह पाना आसान नहीं कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे, कोई भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि वो अचानक ऐसा लगा कि जो रेस तो हो ही नहीं रही थी, तो बिल्कुल जिस आदमी को कोई जानता भी नहीं है उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि जो राजेंद्र नगर से चुनाव जीते हैं, उमंग, क्या नाम है उनका, उमंग करके उनका नाम है, नौजवान है, जिन्होंने अभी ध्यान आ जाएगा किसको उन्होंने हराया। तो उनको इसलिए नाम माना जाता है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके घर जाके लोहड़ी मनाई थी। प्रधानमंत्री लोहड़ी मनाने गए थे तो उन्हीं के घर में लोहड़ी मनाई थी प्रधानमंत्री ने। तो इस तरह के तमाम सारे कयास चल रहे हैं। एक नेगी जी का तो प्रधानमंत्री ने पैर भी छुआ था, तो उनका भी नाम हो सकता है। हाँ, उनका भी नाम हो सकता है। दूसरे आप तो जानते ही हैं कि मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने वाला था कि तमाम सांसदों का नाम चल रहा है, मासी स्वराज का नाम चल रहा है, मनोज तिवारी का नाम चल रहा है। अच्छा, ये भी एक मुश्किल है कि आपकी पार्टी जो है वो केंद्र में पूर्ण बहुमत में नहीं है। अब जो सांसद मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो 2 चुनाव कराने पड़ेंगे। एक तो सांसद की जगह चुनाव कराना पड़ेगा और फिर उसे 6 महीने बाद विधायक बनाने के लिए चुनाव कराना पड़ेगा। किसी चुनाव में कुछ ऊंच नीच हो गई तो एक और समस्या है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये आसान काम नहीं है उनके लिए करना। हम आज की अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में अभय जी से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक में नई परख से नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।